भारतीय जनता पार्टी का मेन काम है लोगों को बहलाओ फुसलाओ, धर्म के नाम पे वोट मांगो, बलराम के नाम पे वोट मांगो, उसके बाद में सत्ता में आ जाओ तो सारे इरादे जो है वो सब हट जाए। पुलिस की गुंडागर्दी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1, योगी खुद नंबर 1 गुंडा। जिस आदमी के ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हो, सबसे पहले अगर योगी वास्तव में निष्पक्ष से काम कर रहे हैं तो जिस हिसाब से 8-10 मुकदमे दर्ज होने वाले का इनकाउंटर करवा देते हैं, तो अगर उनके अंदर हिम्मत है पहले अपना इनकाउंटर करवाएं। अगर मुकदमा दर्ज है, अगर केवल ये आधार है कि मेरे ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हैं तो मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाए, मुझे इनकाउंटर कर दिया जाए, जिला बदर कर दिया जाए, तो योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं जिला बदर किया जा रहा है? नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पे यहीं यूपी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो नई पार्टियां यूपी इलेक्शन में अपना दावा कर रहे हैं। असरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी ताल ठोक दी है यूपी इलेक्शन को लेके। उसी मुहिम के बीच एक पार्टी है जनरक्षा पार्टी, उन्होंने भी अपनी यूपी इलेक्शन को लेकर ताल ठोकी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है DS चौहान जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। चौहान साहब, जैसे यूपी इलेक्शन में नई पार्टियाँ दावा कर रही है, बहुत सी नई पार्टी आई हैं, असरुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है, आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी नई पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी 3 जून 2011 को पंजीकृत हुई थी। ये जो आज नई पार्टी आ रही है इससे हम काफ़ी सीनियर हैं। वो बात दूसरी है कि हमारा जो पार्टी का मोटो है, जैसा कि नाम ही आप जान रहे, जन रक्षा पार्टी, तो हमारा जो पहला हम लोगों का उद्देश्य है वो जनता की रक्षा करना है। वो जनता किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी दल की हो, उससे हम लोगों का मतलब नहीं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित प्रताड़ित परेशान है, वो किसी भी तरीके से, चाहे वो शासन प्रशासन द्वारा पीड़ित प्रताड़ित हो या गुंडे माफियाओं द्वारा पीड़ित प्रताड़ित हो, या वो आर्थिक रूप से अगर पीड़ित प्रताड़ित है, वो हम लोगों को सूचना देता है तो हम लोगों से यथासंभव जो मदद हो सकती है वो हम लोग मदद करते हैं। अब रही बात आगामी चुनाव की लेकर के, तो जाहिर सी बात है जब राजनीतिक दल हम लोगों ने पंजीकृत कराया है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम जो चाह रहे हैं या हमारे साथ में जो लोग चाह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, वो नहीं हो सकती। लिहाजा चुनाव लड़ना हम लोगों के लिए अपरिहार्य है। कितनी विधानसभा क्षेत्रों पे अपनी पार्टी चुनाव? अभी लगभग 100 विधानसभा सीटों पे हम लोगों के प्रत्याशी जो है प्रथम सूची बन गई है। अभी उसमें चयन किया जाएगा, अभी उसमें काट छाट जारी है। अभी ये देखा जा रहा है कि कौन पार्टी का प्रचार कर रहा है, कौन पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा है। उसमें बहुत सारे जो अन्य दलों के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जनरक्षा पार्टी है वो किसी भी जाति धर्म या वर्ग को लेकर के नहीं चलती है। ये सभी को समान रूप से देखती है। देश को विकसित राष्ट्र बनाना, देश को एक ऐसे राष्ट्र बनाना है जैसा कि अन्य पश्चिमी देशों के राष्ट्र हैं, उनके मुकाबले खड़ा करना है। मेरी ये नहीं समझ में आता है कि आज हम करीब 1 अरब 30 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है और जो 5-5 करोड़ आबादी वाले देश हैं वो हमसे आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, खाली जनसंख्या वृद्धि को छोड़ करके। तो क्या वजह है कि हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं? तो हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स ढूंढे हैं, जिनमें कई फैक्टर ऐसे हैं अगर उन पे हम लोग काम करें तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत हमारा विकसित देश होगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। अगर यूपी चुनाव का इतिहास देखें तो धार्मिक और जातिगत चुनाव रहे हैं, हर बार ही जो राजनीतिक चुनाव रहे हैं, तो अब की बार 2022 का जो चुनाव रहेगा तो उसमें क्या मुद्दे अहम रहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत ही सही बात कही है कि जो उत्तर प्रदेश, क्या बल्कि देश कह लीजिए, देश के ज़्यादातर प्रदेशों में जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। शायद यही वजह रहे कि लोग चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे, लेकिन देश को, प्रदेश को गर्त में लोग ढकेलते भी रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सोचिए ज़रा कि भारत जो जहाँ 70% कृषि होती है, उस देश में लोग ऑक्सीजन को तरस गए। मतलब शर्म की बात है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक जब इतनी ऑक्सीजन है और उसके बावजूद भी अभी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को हम लोग तरस गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर लोगों को चुना। जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है, मुझे लगता है वो अपने धर्म के बारे में ज़्यादा विशेषज्ञता रखता है। सरकार ने तो संसद में आंकड़े पेश किए हैं कि इसके ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई लोग मरे ही नहीं। इनका तो काम है झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी का मेन काम है लोगों को बहलाओ फुसलाओ, धर्म के नाम पे वोट मांगो, बलराम के नाम पे वोट मांगो, उसके बाद में सत्ता में आ जाओ तो सारे इरादे जो है वो सब हट जाए। तो हमारा कहने का मतलब है कि इनका तो ये भी कह देंगे कि एक भी बीमार नहीं हुआ, अभी ये कह देंगे एक भी कोरोना नहीं आया है। कहने और करने में अंतर है। कितने लोग उत्तर प्रदेश में मर गए। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आता हूँ,
लखनऊ में मैंने जो देखे हैं वो सैकड़ों की संख्या में जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग जो है अकाल मौत को प्राप्त हो गए हैं। तो ये बड़ा खेद की बात है कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार जो है ये बता रही है कि एक भी मौत नहीं। क्या आपको लगता है कि एक भी मौत नहीं हुई होगी ऑक्सीजन की कमी से? ऐसा नहीं है। इसमें एक नहीं सैकड़ों की संख्या में तो उत्तर प्रदेश में लोग, लखनऊ में त्राही त्राही मची थी ऑक्सीजन के समय। मैं उस समय लखनऊ में ही था, मैंने जो देखा, रियलाइज़ किया कि लोग एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगाए हुए थे ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए। नई मतलब नवविवाहिता, नए युवा और बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी ऑक्सीजन के लिए। तो हम ये कैसे कहते हैं ऑक्सीजन के चलते मौत नहीं हुई? दिल्ली और यूपी में देखें तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं यूपी सरकार के कि यूपी नंबर 1 और 4 लाख रोजगार पर ही है। यही तो हम लोगों की कमी है। अगर हम धर्म के आधार पर चुनेंगे तो धर्म का प्रचार हो रहा है, वो यूपी नंबर 1, यूपी काहे में नंबर 1 है? पुलिस की गुंडागर्दी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और जो विकास कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ काम हुआ, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 कायम है। क्राइम, योगी जी कहते हैं क्राइम हमने समाप्त कर दिया, जबकि क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। आप किसी थाने में चले जाइए, FIR नहीं आपकी दर्ज होगी। FIR अगर दर्ज होगी तो उसमें पुलिस वाला पहले आप ही को नहीं होगा तो FIR दर्ज कैसे होगी? क्राइम हो रहा है, गुंडे तो भागे हैं ना योगी जी के। वो नहीं, वो सब वो योगी खुद है नंबर 1 गुंडा। जिस आदमी के ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हो, सबसे पहले अगर योगी वास्तव में निष्पक्ष से काम कर रहे हैं तो जिस हिसाब से 8-10 मुकदमे दर्ज होने वाले का इनकाउंटर करवा देते हैं, तो अगर उनके अंदर हिम्मत है तो पहले वो अपना इनकाउंटर करवाएं। अगर मुकदमा दर्ज है, अगर केवल ये आधार है कि मेरे ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हैं तो मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाए, मुझे इनकाउंटर कर दिया जाए, जिला बदर कर दिया जाए, तो योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं जिला बदर किया जा रहा है? मेरी तो मांग है मुख्यमंत्री जी से कि अगर वास्तव में वो संत हैं, वास्तव में निष्पक्ष कार्रवाई करते चाहते हैं, जिस तरह से अनाथ गरीब लोगों को उन्होंने फर्जी मरवाया, फर्जी इनकाउंटर में बंद कराया और तरह तरह की पुलिस द्वारा प्रताड़ना की, तो पहले वो अपने गिरोबान में जाके, वो तो सत्ता में आते ही अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो यही सब होगा अगर ऐसे लोगों को चुना जाएगा तो उत्तर प्रदेश का कह लीजिए विकास तो नहीं होगा लेकिन विनाश जरूर होगा। तो जहाँ देखें अखिलेश जी कहते हैं कि हम 250 पार करेंगे, असरुद्दीन ओवैसी की जी भी एंट्री कर चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी हैं, और वहीं भाजपा कहती थी आप कितना ही दावा कर लो हम 300 के पार जाएंगे डंके की चोट पे। देखो ये अखिलेश समाजवादी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई नहीं आएगा। आगामी चुनाव में जनरक्षा पार्टी ही सत्ता में आएगी, ऐसा हम लोगों ने देखा है। अखिलेश यादव को क्या पता कि पार्टी कैसे बनाई जाती है? पार्टी तो राम गोपाल यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि राजनीतिक दल कैसे बनाया जाता है, वो चुनाव जीतने की, वो तो एक हवा थी मुख्यमंत्री जी की, मुलायम सिंह यादव के नाम पे वोट दिया था जनता ने, और वो पुत्र मोह में उनको मुख्यमंत्री बना दिए थे। दोबारा क्यों नहीं बन गए? ये कोई नहीं सत्ता में आएंगे, न समाजवादी पार्टी आएगी और न भारतीय जनता पार्टी आएगी। आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनरक्षा पार्टी ही सत्ता में आएगी, और वो सिर्फ आएगी विकास के नाम पर। लोगों को वास्तव में न्याय मिलेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि लोगों को फर्जी मुकदमों में जो बंद किया जाता है उस पर सख्त जनरक्षा पार्टी ऐतराज करेगी और प्रतिबंध लगाएगी कि किसी भी निर्दोष को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, ना ही उसके ऊपर कोई राजनीतिक विद्वेष से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अरे विदेश में पढ़ने वाले अखिलेश सोइटन वहाँ से आए सीख करके ये क्या सत्ता चलाएंगे? तो जनता इन लोगों को नहीं पसंद कर रही है। वो मुस्लिम को लेकर के चल रहे हैं और वो हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। तो इन दोनों लोगों ने ही, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश का विनाश किया है। भाजपा ने तो हमेशा से साफ तौर पे एजेंडा चलता रहा है कि हिंदुत्व का, और अब भी कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो हिंदुत्व के ही मुद्दे पे लड़ेंगे और 300 से ऊपर सीट। अब ये उनका व्यक्तिगत है, वो ईश्वर करे 600 ले आए, मेरी उनके लिए मंगल कामना। उनका क्या महत्व, वो उनका क्या एजेंडा है, वो किस पे लड़ते हैं और जनता किस पे उनको लड़ाती है, उनका व्यक्तिगत मैटर है। फिलहाल मैं किसी भी धर्म का अवहेलना नहीं करता हूँ, ना ही किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना चाहता हूँ। क्योंकि भारत एक संवैधानिक के तौर पे सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो प्रत्येक धर्म को अपना ये अधिकार है कि वो अपने धर्म की पूजा पाठ करे, और ना ही मैं ये अनुमति देता हूँ कि कोई भी धर्म विशेष यहाँ किसी धर्म विशेष के ऊपर हावी हो। ये सभी लोगों का देश है, सभी लोग मिलजुल करके इसको विकसित राष्ट्र बनाएं, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर क्या वजह है कि आज विदेशी कंपनियाँ यहाँ आकर के हावी हुई जा रही हैं? हम लोग क्यों नहीं विदेशों में हावी हो पा रहे हैं? आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, एक डिटॉल साबुन ले लीजिए, लाइफ बॉय साबुन ले लीजिए, छोटे से छोटे बिस्कुट जो आते हैं वो टॉफी ले लीजिए, सेंटा फ्रेश ले लीजिए, ये सब विदेशी हैं। क्यों?
क्या ये यहाँ ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है कि जो विकसित राष्ट्रों में बिक सके? ज़रूरत इस पर ध्यान देने की है। सभी लोगों को इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ की कंपनियाँ बने, वो जो विकासशील राष्ट्र है उसमें हमारे देश के उत्पाद बिकें। जब ऐसा होगा तभी राष्ट्रीय संबंध बनेगा। और धर्म के आधार पर अगर आप जिताते रहेंगे, चुनते रहेंगे, तो धर्म में आप जरूर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास की आप उम्मीद फिर मत करिए। आपसे एक आखिरी सवाल है, जो जनता धार्मिक आधार पर और जातिगत आधार पर वोट देती है, तो उन लोगों के लिए, उन वोटरों के लिए आपका क्या मैसेज हो? तो फिर ये क्यों चिल्लाते हैं कि रोजगार नहीं है? फिर ये क्यों कहते हैं? तो उनके हिसाब से तो काम हो रहा है। अगर आपने धार्मिक आधार पे किसी व्यक्ति को चुना है तो आपकी धार्मिक अपेक्षाओं को पूरी कर रहा है। तो आपको ना तो ये कहना चाहिए पेट्रोल महंगा है, ना फिर आपको ये कहना चाहिए कि दाल महंगी है, ना आपको ये कहना चाहिए तेल महंगा है। आपने जिस आधार पे जिसको चुना वो आपको पूर्ति हो रही है, तो आप उसी में मस्त रहिए। अगर वास्तव में देश को विकसित बनाना है, राष्ट्र को विकसित बनाना है, राज्य को विकसित बनाना है, तो आपको विकासशील विकसित देशों की जो पॉलिसी है, विकसित देशों का जब मानदंड है, उनका आपको उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। और उनके अनुसार आखिर क्या वजह है कि एक छोटा सा देश नीदरलैंड है, 2 करोड़ आबादी का देश है, दुनिया का 40% पनीर निर्यात करता है। फिलिप्स रेडियो, जो हमारे दादा परदादा, हम लोग बचपन से फिलिप्स नाम सुनते आए हैं, वो कंपनी नीदरलैंड की, 2 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं। और सारा प्रॉफिट यहाँ जितना होता है, नीदरलैंड के जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, जो भी हो, फायदा कहाँ जाता है? फायदा तो नीदरलैंड में जाता है। तो क्या हमारे देश में इस तरह का कोई बल्ब कंपनी या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी या इस टाइप का कोई भी प्रोडक्शन ऐसा नहीं हो सकता है जो विदेशों में जा करके हम लोग उसको बेचें, वहाँ से पैसा है? हाँ, हमारे देश में कुछ उद्योगपतियों ने ऐसा कर दिखाया है, जिसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर के हाँ उनकी सराहना जरूर करूँगा। जैसे आपने पतंजलि देखा होगा, इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जो विदेशों में से पैसा ला रहे हैं, ये प्रोडक्ट विदेशों में बिक रहे हैं। रिलायंस के भी है। ये ऐसे जो घराने हैं, इनकी तारीफ की जानी चाहिए। इनको लोग राजनीति में घसीट लेते हैं। अरे भाई, जब ये उद्योगपति हैं, ये ऐसा कुछ करें। और मेरा सभी देश के उद्योगपतियों से निवेदन है कि वो ऐसे उत्पाद बनाएं जो विश्व के टक्कर के हो। जब वो उत्पाद विश्व में जाएंगे तो उसका बेनिफिट हमारे देश में आएगा। लिहाजा हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो जन रक्षा पार्टी की मांग है और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप देश को विकसित बनाइए। वो किस तरह से बनता है ये आपको तय करना है। जय हिंद, जय भारत। जनरक्षा पार्टी जिंदाबाद। तो ये हमारे साथ थे DS चौहान, जनरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहां यूपी इलेक्शन में अलग अलग पार्टी अपना दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 250 के ऊपर आएंगे, वहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पे 300 से ऊपर सीट लेके आएंगे। वहीं जनरक्षा पार्टी का कहना है कि हम विकास के मुद्दे पे वोट लड़ेंगे। और सत्ता में 2022 की जो सत्ता में है, यूपी की जो सत्ता है, वो जनरक्षा पार्टी के हाथ में होगी। दिल्ली से कुमार विनोद के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट।